हेलो साथियों, मैं आप सभी लोगों का YouTube के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मैथ की दुनिया 01 में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। साथियों, आज ये पहला क्लास है कक्षा 12वीं के गणित के सब्जेक्ट के ऊपर। और आज हम कक्षा 12वीं के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है संबंध और फलन, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में ये बता दिया था कि कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के किस चैप्टर का कनेक्शन कक्षा 11वीं के साथ कक्षा 12वीं में है, ये मैंने आपको बता दिया था। बेसिकली जो यहाँ पर चैप्टर आप देख रहे हैं संबंध और फलन, इस चैप्टर को कक्षा 11वीं में भी पढ़ा जाता है। तो कक्षा 11वीं के जो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है उसका कनेक्शन सीधे 12वीं कक्षा में देखना है। तो कक्षा 11वीं के जो बेसिक प्रॉपर्टी उसको एक बार हल्का सा रिवाइज करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसमें जो है जो जो टॉपिक पढ़ने एक बार उसको समझ करके और उसके बेस पर कौन सी प्रश्नावली पढ़नी है ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हम वन बाय वन करके हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए प्रश्नावली के सवालों को लगाते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम बच्चे है संबंध और फलन, और इसको हम लोग बोलते हैं इसमें रिलेशन एंड फंक्शन। और इसमें जो है कक्षा 11वीं में आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था कि संबंध क्या होता है, संबंध को कैसे लिखते हैं, संबंध को कैसे डिफाइन किया जाता है और संबंध को लिखने के कौन कौन से तरीके होते हैं। वो सारी चीजें एक बार हम लोग रिवाइज करके कक्षा 12वीं में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है ये देखना है। क्योंकि अगर कक्षा 11वीं की चीजें आप लोगों को अच्छे से तैयार है तो कक्षा 12वीं में जो संबंध आपको पढ़ना है, संबंधों के प्रकार जो पढ़ने हैं उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिन बच्चों को कक्षा 11वीं में नहीं पढ़े हैं उनको कक्षा 12वीं के संबंध और फलन पढ़ने के लिए थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि कक्षा 11वीं के जो चीजें पढ़ चुके हैं आप लोग उसको हल्का सा रिवाइज करने के बाद हम लोग कक्षा 12वीं की चीजों को समझें। तो आइए देखते हैं कक्षा 11वीं में आपने क्या पढ़ा था और इस जो कक्षा 12वीं के संबंध और फलन जो चैप्टर आपका 1 है इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और किस टॉपिक के बेस पर कौन सी प्रश्नावली को सॉल्व किया करना है। तो आइए देखिए यहां से इस चैप्टर में जो आपका लेसन नंबर फर्स्ट है कक्षा 12वीं का गणित है ये, और इसका आज लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इस चैप्टर में संबंध और फलन में आपको जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो है आपका संबंधों के प्रकार। मैं एक एक करके लिखता भी चल रहा हूं यहां पर ताकि आप लोगों को बातें क्लियर रहे और दिमाग में बैठा रहे कि हाँ हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और उसके बेस पर कौन सी प्रश्नावली को सॉल्व करना है। तो इसमें जो है सबसे पहला टॉपिक हमारा है संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार, ये आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है। और संबंधों के प्रकार को हम लोग बोलते हैं इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन ये आपका पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा, अगला टॉपिक वो है आपका फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार, फलनों के प्रकार पढ़ने, लेकिन फलनों के प्रकार पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा फलन के बारे में जानना पड़ेगा कि फलन आपके क्या होते हैं। फिर हम लोग समझेंगे फलनों के प्रकार के बारे में कि फलन आपके कितने प्रकार के होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है टाइप्स ऑफ फंक्शन कहा जाता है। और जो आपका थर्ड टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में वो है आपका फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणी तथा व्युत्क्रमणी फलन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंबाइनेशन ऑफ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंबाइनेशन ऑफ फंक्शन, कंबाइनेशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन ये कहा जाता है इसको। ये हमारा तीसरा टॉपिक है। और सबसे जो लास्ट में आपको पढ़ना है जो आपके काम आएगी भी, और हो सकता है कि अगर इस क्लास में आप पढ़े रहेंगे तो मेरे ख्याल से बड़ी क्लास में जैसे बीएससी एमएससी अगर करेंगे तो वहां पर भी आपको ये चीज काम आने वाली है। मतलब ये कि जो बीएससी और बड़ी क्लासों में आपको पढ़ना है उस चीज की स्टार्टिंग आपको इसी चैप्टर से करनी है जो आपका चौथा टॉपिक रहेगा। तो वो चौथा टॉपिक है क्या बच्चे? इसका नाम है द्विआधारी। इस टॉपिक का नाम है द्विआधारी संक्रियाएं। द्विआधारी संक्रियाएं इस टॉपिक का नाम है। इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन ये चार टॉपिक आपको इस लेसन में पढ़ने हैं। अब ये चार टॉपिक के आधार पर जो पहली टॉपिक है
पहली टॉपिक के आधार पर प्रश्नावली आपको 1.1 को सॉल्व करना है। ये पहले प्रश्नावली इस पे सॉल्व हो जाएगी। और जो सेकंड टॉपिक है फलनों के प्रकार, इसके आधार पर आपको प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करना है, इस पे सॉल्व हो जाएगी। और जो आपका फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणित फलन है, इसके बेस पर आपको प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करना है, ये सॉल्व हो जाएगी। और इसके आधार पर आपको मिलेगा 1.4 मिलेगा, जो इस द्विआधारी संक्रियाओं के आधार पर मिलेगी। तो ये 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो कक्षा 12वीं के गणित के में है। और सबसे पहला चैप्टर इसमें है संबंध फलन, और संबंध फलन में ये सारे 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। लेकिन इन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं जो आपने कक्षा 11वीं में संबंध के बारे में पढ़ा था कि संबंध आपका किसे कहते हैं, बेसिकली हमें यहां तो संबंधों के प्रकार पढ़ने हैं। संबंधों के प्रकार पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा संबंध के बारे में जानना है कि संबंध किसे कहते हैं, और संबंध जो है क्या होता है, कितने प्रकार के संबंध हम किस तरह से लिख सकते हैं, कैसे उसको लिखने का तरीका होता है, किन रूपों में लिख सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कक्षा 11 में पढ़ लिए थे। उसी के बारे में एक बार हल्का सा रिवाइज करके हम इन सभी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 करके प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 और 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए मैं एक बार हल्का सा उसको रिवाइज करके मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, जो आप लोगों के कोर्स में है, जो आप लोगों के सिलेबस में है। लेकिन कक्षा 11वीं के आपके जो संबंध पढ़ाए गए थे उसको एक बार समझना है कि वो चीजें आपकी क्या है, तो उसको समझकर हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं हल्का से इसको इरेज करता हूं, इसको मिटाता हूं और फिर आपको बताता हूं कि संबंध आपका क्या होता है और ये कैसे बताते हैं। तो यहां पर मैंने ये चीजें मिटा दी हैं। अब आपको संबंध के बारे में बताना है कि संबंध आपका क्या होता है, और ये आप लोग कक्षा 11वीं में एक बार पढ़ चुके हैं। तो मैं उसको हल्का सा रिवाइज करके कि संबंध आपका क्या होता है उसको एक बार रिवाइज करके हम लोग जो है कक्षा 12वीं के टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं संबंध आपका क्या होता है। संबंध को इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन। और संबंध जो है बेसिकली दो समुच्चयों का, समुच्चय आप लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं कि समुच्चयों, यहां पर जो संबंध है ये दो समुच्चयों का एक खास कनेक्शन होता है। कनेक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे मैं बनाता हूं यहां पर एग्जांपल कि मान लिया जाए कि आपके पास कोई एक समुच्चय ये है, ये पहला समुच्चय, इसका मैं नाम दूं ए। और यहां पर मैं मान लूं कि यहां पर कोई दूसरा समुच्चय है, इसका मैं नाम दूं बी। इस समुच्चय ए में आपके अवयव भरे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे मान लो बहुत सारे अवयव भरे हैं समुच्चय ए में। ये आपका समुच्चय ए है। और इसमें बी में भरे हैं मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे भरे हुए हैं समुच्चय, इसके अवयव हैं। जो आप ये देख रहे हैं कि ये समुच्चय ए के अवयव है और ये समुच्चय बी के अवयव है। अब ए से बी में हमें संबंध को लिखते हैं ऐसे क्या कि अगर ए से बी में कोई एक संबंध है जो आर से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इस आर को लिखा कैसे जाएगा। संबंध दो समुच्चयों के बीच का एक कनेक्शन होता है, और इन कनेक्शन को हम लोग आर से, पी से, किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हैं, किसी भी चीज से दर्शा सकते हैं। तो इसको लिखने का क्या प्रोसीजर रहेगा ये ध्यान देना है। तो लिखने के लिए जो आप देख रहे हैं समुच्चय ए और बी के बीच में जो संबंध है वो आर से लिखा गया है, लेकिन इसके अवयवों का कनेक्शन मान लिया जाए कि 1 का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन मान लिया जाए 3 से है, 3 का कनेक्शन हो जाए 4 से, 4 का कनेक्शन हो जाए मान लिया जाए 5 से हो जाए, 5 का कनेक्शन मैंने मान लिया 6 से हो जाए, 6 का कनेक्शन मैंने मान लिया 7 से हो जाए। ये इसके अवयवों का कनेक्शन है। तब जब इस प्रकार के कनेक्शन रहते हैं तो इस संबंध आर को लिखा कैसे जाएगा ये ध्यान देना है। और इसके लिखने के क्या क्या नियम होते हैं, कितने तरीके से आर को लिख सकते हैं ये ध्यान देना है। आर कैसे लिखा जाएगा क्या कि आर सच दैट, मतलब सच दैट का मतलब ये होता है कि आर इस प्रकार है कि, सच दैट का मतलब, ये सच दैट इंग्लिश में बोलेंगे लेकिन इसको हिंदी में बोलेंगे कि आर इस प्रकार है कि, आर इस प्रकार है कि आर का कनेक्शन जो है ए से बी में है। मतलब ये लिखेंगे कि आर सच दैट ए टेंड्स टू बी, या ए के ले जाए कि आर इस प्रकार है कि उसका कनेक्शन ए से बी में है। अब ए से बी में है तो इसको हम लिखेंगे कैसे ये ध्यान देना है कि आर बराबर में लिखा ये जाएगा कि 1 का कनेक्शन 2 से, तो इसको हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर में, तो आएगा 1, 2, ये पहला कनेक्शन हो गया। फिर 2 का कनेक्शन 3 से तो आएगा 2, 3, ये दूसरा कनेक्शन हो जाएगा।
फिर 3 का कनेक्शन 4 से तो आएगा 3,4, फिर 4 का कनेक्शन 5 से तो आएगा 4,5 हो जाएगा, और उसके बाद 5 का कनेक्शन 6 से है तो आएगा 5,6, फिर 6 का कनेक्शन 7 से है तो आएगा 6,7। ये आपका आ गया आर को लिखने का तरीका, ऐसे आर को लिखते हैं। और जो आपका 1,2, 2,3, 2,4, 4,5 जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं क्रमित युग्म, आर्डर पेयर बोलते हैं। और किसी भी संबंध को, दो समुच्चयों के अवयवों को उसके आर्डर पेयर के रूप में लिखते हैं और बीच में कामा दे करके लिखा जाता है। और जब इस रूप में लिखते हैं तो इस रूप को हम लोग बोलते हैं रोस्टर रूप कहते हैं। इस रूप को क्या कहते हैं? रोस्टर रूप। लेकिन आप लोग कक्षा 11वीं में पढ़े होंगे कि किसी भी समुच्चय या संबंध को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो आपका रोस्टर रूप है, दूसरा आपका होता है समुच्चय निर्माण रूप। तो रोस्टर रूप में तो यहां पर लिख दिया मैंने कि हाँ दो समुच्चय हैं, इसका ऑर्डर पेयर में ऐसे लिख दीजिए। लेकिन समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। समुच्चय निर्माण लिखा जाएगा क्या कि आर बराबर मजली ब्रैकेट के अंदर पहले लिखते हैं x कामा y। जो x है ये इस a का अवयव होता है और जो y होता है ये b का अवयव होता है। मतलब ये कि इसको जो है हमें एक खास संबंध के, एक खास बात के रूप में लिखना है कि ये बात क्या कहता है। यहां पे देख रहे हैं कि x जो देख रहा है कि इसमें x 1 लेंगे तो y का मान 2 आता है, x का मान 2 लेंगे तो y का मान 3 आता है, x का मान 3 लेंगे तो y का मान 4 निकल के जाता है। मतलब y का मान x के मान से एक अधिक है। ये रिलेशन बताता है इसमें कि y का मान जो है x के मान से 1 अधिक है या 1 अधिक है। तो मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि x कामा y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 1। मतलब ये कि अगर x की वैल्यू हम यहां पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अर्थात y का मान जो है x के मान से 1 अधिक है, ये बताता है ये संबंध। ऐसे ही हमें हर संबंध में देखकर पहचानना पड़ेगा कि वो संबंध एक कौन सी खास बात को बता रहा है, ये बताना है। तो ये हो गया आपका, जहां पर जो x होता है वो a का अवयव होता है और जो y होता है वो b का अवयव होता है। मतलब ये कि x आपका a से आता है और y आपका b से आता है। और इस रूप को लोग बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। इस रूप को समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। तो किसी भी संबंध को या किसी भी समुच्चय को हम दो रूपों में लिख सकते हैं। एक तो आपका रोस्टर रूप रहेगा, एक तो आपका समुच्चय निर्माण रूप में रहेगा। रोस्टर रूप आपको लिखने में काफी इजी रहेगा, लेकिन समुच्चय निर्माण रूप में लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी उसमें, क्योंकि वहां पर हमें अवयवों को उसके खास बातों के रूप में लिखना रहेगा कि वो अवयव उसकी कौन सी खास बातों को बता रहे हैं। जैसे यहां पर आपका बता रहा था कि x आपका 1 है तो y की वैल्यू 2 आ रही थी, इसका मतलब y का मान x के मान से 1 अधिक था, तो मैंने यहां पर y इक्वल टू x प्लस 1 लिख दिया, जहां पर x आपका a से आएगा और y आपका b से आएगा। ये खास नोटेशन यहां बता रहा था। तो इस पूरी चीज को हम लोग बोलते हैं संबंध। इस पूरी चीज को हम लोग बोलते हैं संबंध। और संबंध को लिखने के दो रूप होते हैं, एक आपका रोस्टर रूप, एक आपका समुच्चय निर्माण रूप होता है। ये तो दो तरीके हैं, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं कि इसका एक एग्जांपल और बता दूं ताकि जो बातें अधूरी हैं वो आपकी पूरी हो जाए, ठीक है। बनकर तो यहां पर मैंने एक दूसरा एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिया है, जिसमें दो समुच्चय P और Q लिए हैं। अब समुच्चय P के अवयव लिखेंगे, समुच्चय Q के अवयव लिखेंगे और उसके बीच में एक संबंध को हम लोग दर्शाएंगे और उस संबंध को रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप में एक बार फिर से लिख के दिखाया जाएगा। तो यहां पर मैं कह दूं कि जो समुच्चय P का होता है अवयव, उसको हम लोग x से डिनोट करते हैं। x से कि समुच्चय पहला वाला जो अवयव उसको x के मानते हैं, और जो समुच्चय Q के अवयव होते हैं उसको हम लोग y से डिनोट करते हैं। और यहां पर मैं अगर कंडीशन लगा दूं कि जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू से अधिक हो, मतलब ये कि y का मान जो इस x के मान से अधिक लेना है, ऐसा कनेक्शन में यहां पर बनाना है। तो मैं आइए बनाता हूं। यहां पर मान लिया जाए कि P के जो अवयव है इसको मैं कह दूं कि 1 2 3 4 और 5 कह देता हूं। और यहां पर मैंने कह दिया कि 2 या 1 ही कह लिया जाए, 1 2 3 4 5, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कंडीशन यहां पर एक दे दी गई है कि जो आपका y का मान है वो x के मान से अधिक है। मतलब ये
कि अगर आप x का मान 1 लेते हैं तो y का मान इससे अधिक होना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो अगर मैं x का मान 1 लेता हूं तो y का मान तो 1 तो आएगा नहीं, इसका मतलब इस 1 का कनेक्शन 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, क्योंकि y का मान इस x के मान से अधिक होना चाहिए। तो इस 1 का कनेक्शन जो है 1 2 से हो सकता है, इसी 1 का कनेक्शन 3 से हो सकता है, इसी 1 का कनेक्शन जो है 4 से भी हो सकता है, इसी 1 का कनेक्शन 5 से भी हो सकता है। ये हो गया, क्योंकि कंडीशन यहां पर है कि y का कनेक्शन जो है, y का जो मान है वो x के मान से अधिक होना चाहिए, इसलिए अगर x का मान हम 1 लेते हैं, पुट करते हैं, तो 1 का कनेक्शन तो 1 से नहीं होगा, क्योंकि 1 तो 1 के बराबर है, हमें 1 से अधिक लेना है, तो 1 का कनेक्शन 2 से 3 से 4 से 5 से हो सकता है। लेकिन अगर मैं जो है यहां पर 2 लेता हूं, x की वैल्यू 2 लेता हूं, x की वैल्यू 2 लेता हूं, तो 2 का कनेक्शन ना 1 से होगा ना तो 2 से होगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही से छोटे हो जाएंगे। 2 का कनेक्शन 3 से हो सकता है, 2 कनेक्शन 4 से हो सकता है, 2 का कनेक्शन 5 से हो सकता है, मतलब इन तीनों से 2 का कनेक्शन हो सकता है। अर्थात ये बन सकता है क्या कि 2 का कनेक्शन 3 से, 2 का कनेक्शन 4 से, इस 2 का कनेक्शन 5 से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है मैं तीसरा लेता हूं। तीसरा, अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं तो 3 का कनेक्शन तो 1 2 3 से होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो इसके बराबर और से छोटे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 3 का कनेक्शन 4 से और 5 से हो जाएगा। तो 3 का कनेक्शन जो है 4 से और 3 का कनेक्शन 5 से हो जाएगा। एक और देखते हैं यहां पर है कि 4 का कनेक्शन जो लेंगे, जब 4 लेंगे, x की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। तो 4 का कनेक्शन 1 2 3 से 4 से तो होगा ही नहीं, केवल 5 से होगा, क्योंकि 4 जो है 4 के और 3 से छोटा हो जाएगा, लेकिन 5 जो है 4 से बड़ा है। तो 4 का कनेक्शन जो है केवल और केवल 5 से आएगा और किसी से नहीं होने वाला है। लेकिन 5 को लेंगे तो 5 का कनेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि 5 तो आपका 5 है और बाकी इसमें सब बराबर हैं या उससे छोटे हो जाएंगे। तो ये 4 अवयव ऐसे मिलेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब किसका कनेक्शन किस में है, इस बात को मैं यहां पर संबंध के रूप में दर्शाता हूं। लेकिन ये मान लिया जाए कि जो समुच्चय P और Q है, इस P का Q में जो संबंध है, इस संबंध को मैं दर्शा देता हूं यहां पर किसी भी चीज दर्शा सकते हैं। नोटेशन आपका R लीजिए, A लीजिए, B लीजिए, कुछ भी ले सकती है। मैं यहां पर इसको A से लिख रहा हूं कि संबंध आपका A है। तो इस A को लिखा कैसे जाएगा ये ध्यान देना है। इस चीज को मैं यहां तो लिख रहा हूं। तो आपका A जो है, A सच दैट इसका कनेक्शन है P से Q में, P टेंड्स टू Q हो जाएगा। लेकिन A आपका कैसे परिभाषित है ये ध्यान देना है। तो A बड़ा लिखूंगा यहां पर क्या कि A बराबर में मैं थोड़ा इस चीज को थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, ताकि जो है आपको ये पूरी बातें साफ। इसको जो नीचे लिखा था इसको इरेज कर दिया हूं, लेकिन फिर भी सोच रहा हूं कि एक बार इस चीज को यहां पर लिख देता हूं और इसको अलग करके लिखता हूं, ताकि आपको वो दोनों चीजें समझ में आ सके। इसमें मैंने कहा था ये कि R सच दैट है A टेंड्स टू B, मतलब R इस प्रकार परिभाषित है कि A का संबंध B में है। और R आपने लिखा था क्या कि R बराबर मझले ब्रैकेट में 1 का कनेक्शन 2 से, तो आपने लिखा था इसका ऑर्डर पेयर में कि 1 2, और 2 कनेक्शन 3 से, तो इसको लिखा था आपने 2 3, और फिर आप लिखा था 3 4, क्योंकि 3 कनेक्शन 4 से है, और 4 का कनेक्शन 5 से, तो 4 5 का कनेक्शन 6 से है, तो हो जाएगा 5 6, और 6 का कनेक्शन 7, तो 6 क्या हो जाएगा 7। ये आपका हो गया था। इसको आपने कहा था कि ये जो है आपका रोस्टर रूप है, ये आपका रोस्टर रूप है। इसी चीज को आपने समुच्चय निर्माण रूप में लिखा था। तो आपने लिखा था क्या कि R मझले ब्रैकेट में क्या x y, क्योंकि x जो है आपका A का अवयव है पहले वाले का, और y जो है आपका दूसरे वाले का अवयव है। उसके बाद आपने लगाया था यहाँ पर सच दैट, अब देख रहे हैं कि y की वैल्यू जो x की वैल्यू से 1 अधिक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि y इक्वल टू आपके पास था x+1, जहां पर x जो है आता है A से एंड y जो है आता है आपका B से। ये आपने कहा था, और इसको आपने कहा था कि ये आपका समुच्चय निर्माण रूप है। इसको आपने कहा था ये क्या है, आपका समुच्चय निर्माण रूप है। तो ये 2 रूपों में आपका हो गया समुच्चय निर्माण रूप। 2 रूपों में संबंध को लिखने का तरीका हो गया। अब इस चीज को मैं यहां पर एक बार लिखता हूं। तो आपने कहा क्या कि P से Q में एक संबंध A है, तो आपने लिखा यहां पर A सच दैट P टेंड्स टू Q, मतलब P इस प्रकार है कि P का संबंध Q में है। तो इसके अवयव कैसे लिखेंगे, तो आएगा आपके पास A बराबर में, अब देखते हैं कि किसका कनेक्शन किसमें है। तो 1 का कनेक्शन जो है 2 में, 3 में, 4 में, 5 में है, तो आपके पास आएगा पहले क्या, पहला ऑर्डर पेयर हो जाएगा 1 2, उसके बाद आएगा 1 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा 1 4 हो जाएगा,
फिर इसके बाद आएगा 1,5 हो जाएगा, ये तो हो गया 1 का। अब 2 का कनेक्शन 3 से 4 से 5 से, तो आएगा आपका 2,5। उसके बाद फिर आएगा 2 का सॉरी यहाँ पे आपका 3 रहेगा 2,3। उसके बाद आएगा 2,4, फिर उसके बाद आएगा 2,5 और इसके बाद जो है 3 का कनेक्शन 4 से 5 से, तो मैं यहाँ आगे लिख रहा हूँ यहाँ पर कि 3 का कनेक्शन 4 से है, इसी 3 कनेक्शन आपका 5 से है, और एक आपका दिया है यहाँ पर कि 4 का कनेक्शन 5 से। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कह रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। ये तो हो गया। अब इसी चीज को हम लोग जो है समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये तो आपका हो गया रोस्टर रूप, ये हो गया आपका रोस्टर रूप। अब इसी चीज को मुझे लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, तो आएगा a बराबर में, a बराबर में उसके अवयव लिखेंगे इस प्रकार कि p का अवयव x है और q का अवयव y है, तो इसका पहला ऑर्डर पेयर हो जाएगा x, y, x, y सच दैट। अब क्या बोलता है यहां पर कि जो y का मान है वो x के मान से बड़ा होना चाहिए, तो यहां पर आएगा आपके पास y ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन x, कामा x जहां से आएगा p से, क्योंकि x आपका p का अवयव है और y जो है आपका q का अवयव है। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये आपका समुच्चय निर्माण रूप है, ये हो जाएगा आपका समुच्चय निर्माण रूप है। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। अब इन दोनों बेस एग्जाम्पल के बेस पर मुझे उम्मीद है कि आप लोग संबंध के बारे में समझ गए होंगे कि संबंध आपका क्या होता है और कैसे इसको लिखा जाता है, कितने रूपों में लिखा जाता है। बेसिकली समुच्चय को दो रूपों में लिखा जाता है, एक आपका रोस्टर रूप होता है, एक आपका समुच्चय निर्माण रूप होता है। लेकिन समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन एक बार अगर संबंध को हम ढंग से पढ़ लेंगे कि क्या खास बात इस संबंध में है, तो मेरे ख्याल से उस बात को आप लिख करके समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरी बात ये कि हम सभी संबंध को रोस्टर रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन सभी संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि कुछ बातें खास रूप में पता चल ही नहीं पाएगी और लिखना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि बस हमें रोस्टर रूप से पता चल जाएगा कि रोस्टर रूप में इसको कैसे लिखा जाएगा और कौन से संबंध ये है यहाँ पर, क्योंकि संबंध के प्रकार हमें आगे पढ़ने हैं। तो सभी समुच्चय को रोस्टर रूप में तो लिखना काफी आसान है, लेकिन समुच्चय निर्माण रूप में लिखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग रोस्टर रूप में सभी समुच्चय लिख सकते हैं, लेकिन समुच्चय निर्माण रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है 3 खास बातें और आपको कक्षा 11 में पढ़ाई गई थी, एक बार हम उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं कक्षा 12वीं के जो हमें पढ़ना है संबंधों के प्रकार। एक बार उसको हम समझ लेते हैं कक्षा 11वीं में कौन सी 3 खास बातें हैं जो हमने पढ़ी थी। तो पहली खास बातें ये है, पहली खास बातें ये कि आपको पढ़ाया गया था प्रांत, पढ़ाया गया था, प्रांत पढ़ाया गया था, उसके बाद पढ़ाया गया था सहप्रांत, पढ़ाया गया था सहप्रांत, सहप्रांत आपका पढ़ाया गया था, और एक पढ़ाया गया था आपको परिसर, पढ़ाया गया था, एक आपको पढ़ाया गया था परिसर। ये प्रांत क्या होता है, ये परिसर क्या होता है, सॉरी सहप्रांत क्या होता है और आपका परिसर क्या होता है, ये चीज हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रांत आपको इसी में देखकर पहचानना है। प्रांत आपके इधर के अवयव जो काम आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 तो कोई कनेक्शन है नहीं, तो प्रांत आपका इधर के अवयव जो काम आते हैं वो आपके प्रांत होते हैं। जो इधर के समुच्चय के अवयव हैं जो काम आते हैं कनेक्शन बनाने में, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रांत। तो इसके लिए जो प्रांत है, इसके लिए प्रांत आपके आएंगे 1, 2, 3, 4, ये प्रांत हो जाएगा। सप्रांत क्या होता है, इधर के सभी अवयव, इधर के जितने भी अवयव हैं, जैसे अवयव समुच्चय क्यों की जितने भी अवयव हैं, मतलब समुच्चय क्यों, ये पूरा का पूरा सप्रांत हो जाएगा। जैसे मैं ये कह दूंगा कि सप्रांत आपको हो जाएगा समुच्चय क्यों हो जाएगा, समुच्चय क्यों हो जाएगा। और परिसर आपका क्या होता है कि इधर के जितने अवयव काम आते हैं अपन के, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ये सारे अवयव काम आ रहे हैं, 1 का कोई कनेक्शन तो है नहीं, तो ये सब प्रांत इसी परिसर इसे बोलेंगे, जो कनेक्शन जिसका काम यूज लेते हैं। तो आएगा 2, 3, 4, और क्या हो जाएगा 5। ये तो इसके लिए प्रांत, परिसर, प्रांत, सप्रांत और परिसर आ गया है। थोड़ा मैं इसमें भी बात करता हूं कि इसमें कौन कौन से प्रांत, परिसर है और सप्रांत हैं। तो इसमें प्रांत को देखा जाएगा तो प्रांत में आपने कहा क्या कि जो इधर के समुच्चय के अवयव होते हैं जो काम आते हैं, इसमें तो सभी काम आ रहे हैं, तो ये आपका प्रांत हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका प्रांत हो गया। और जो आपका परिसर सप्रांत है, सप्रांत, सप्रांत जो है आपके इधर का जो समुच्चय है, पूरा का पूरा समुच्चय, भले काम आए कि ना आए, उसको हम लोग बोलते हैं सप्रांत।
तो जो काम आता है उसको तो लेना है, जो नहीं काम आता उसको लेना है। मतलब ये आपके पास जाएगा समुच्चय बी हो जाएगा, पूरा लेना है आपको, समुच्चय बी लेना है। और एक आपका आता है परिसर, एक आता है परिसर, इसको में जो इधर के अवयव काम आते हैं उसको लेना है। तो इधर के अवयव सभी अवयव काम आ रहे हैं, तो ले लीजिए भैया कौन कौन है आपके 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे के सारे अवयव काम रहे हैं। तो ये प्रांत, परिसर और सप्रांत आपकी तीन चीज हो गई। इतनी सारी चीजें आप लोग कक्षा 11वीं के पहले चैप्टर में आपने पढ़ ली थी, जो एक बार मैंने इसको रिवाइज कर दिया है। अब हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक पर कि हमारा जो टॉपिक है संबंधों के प्रकार, कि कौन कौन से संबंध हमें पढ़ने हैं। लेकिन एक चीज और, आपके सिलेबस में जो संबंध है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि ए का संबंध जो है बी में है, जिसको मैंने आर से लिखा है, ए का संबंध क्यू में, जिसको मैंने ए से लिखा है। लेकिन आपको एक ऐसे संबंध के बारे में पढ़ना आपके सिलेबस में है, जैसे ये कह लिया जाए कि अगर आपके पास कोई समुच्चय ए है और यहां पर कोई समुच्चय ए है, मतलब अगर ऐसा संबंध मुझे दिखाई दे जो खुद का खुद में हो, तो वही समुच्चय संबंध आपको यहां पर पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर ए है यहां पर बी है तो इसका कनेक्शन पढ़ना नहीं, आपको ऐसा संबंध पढ़ना है जो खुद का खुद में कनेक्शन हो सकता है। और खुद का खुद कनेक्शन तो हो सकता है भाई, जैसे मान लिया दो समुच्चय ए है, एक ये भी ए भी है ये भी है, तो इसके अब इसमें क्या क्या संबंध हो सकते हैं इसको हमें लिखना है। तो यही सिलेबस में आपके है। ऐसा नहीं है कि आपको ए ले जाए बी अलग दो संबंध है, अलग दो समुच्चय है तो आपको उसमें संबंध देखना नहीं, आपके सिलेबस में केवल खुद का खुद में संबंध देखना है कि समुच्चय ए का ए में क्या क्या संबंध हो सकता है, ये चीज हमें पढ़नी है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा करके, रेस करके हम लोग जो नए टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको एक बार मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैं इसको एक बार इरेज करता हूं। तो मैंने उस चीज को इरेज करके अब हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 12वीं के जो पढ़ना है आपको चैप्टर, जिसके बेस पर प्रश्नावली को सॉल्व किया जाएगा, वो स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो जिसमें आपको पढ़ना है संबंधों के प्रकार। और कक्षा 12वीं के 12 में आपको जिस सिलेबस में जो संबंधों के प्रकार पढ़ने हैं वो मोस्टली आपके 4 संबंधों के प्रकार पढ़ने हैं। वो कौन कौन से हैं, आइए मैं इसको लिखता हूं। तो वो पहला है आपका स्वतुल्य संबंध। पहला जो आपको संबंध पढ़ना है संबंधों प्रकार में, वो आपको पढ़ना है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध आपको पढ़ना है। और स्वतुल्य संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और जो आपको दूसरा संबंध पढ़ना है वो है आपका दूसरा संबंध आपका है सममित संबंध। दूसरा आपका संबंध है सममित संबंध पढ़ना है, सममित संबंध पढ़ना है। और इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। इसको से बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। और तीसरा आपको पढ़ना है, तीसरा आपका है संक्रामक भैया, अंक्रामक नहीं, संक्रामक इसका नाम होता है, संक्रामक संबंध। ये आपको तीसरा संबंध पढ़ना है, आपके सिलेबस में यही सब है। और इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ये हो गया आपका तीसरा संबंध। और जो सबसे चौथा है, जो आपके बेसिकली काम के कोई है नहीं, फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में, क्योंकि हमारे काम के सब तीन ही है। एक आपका स्वतुल्य, एक आपका संबंध, और एक आपका सम्मित है, और तीसरा आपका संक्रामक है। चौथा आपका नाम जाने थे इसका, ये होता है आपका तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध जो इसको, और तुल्यता संबंध को इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन। तो ये 4 प्रकार के संबंध आपको पढ़ने हैं। अब पहला स्वतुल्य संबंध है। नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि स्वतुल्य संबंध आपका क्या होता है, और स्वतुल्य संबंध एकदम नाम से ही क्लियर होना चाहिए। नाम से ही आपको समझ में आएगा स्वतुल्य संबंध होता क्या है। दूसरा आपका सम्मित, ये भी नाम से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत हमें इसमें करनी पड़ेगी संक्रामक संबंध में, बाकी तुल्यता संबंध आपकी चीजें काम की नहीं है, फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे भी कि तुल्यता संबंध आपका क्या होता है। बाकी ये जो स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, इसको हमें पढ़ना है, और इसी के बेस पर आपकी प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व किया जाएगा।
तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। स्वतुल्य संबंध आपका क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूं कि स्वतुल्य संबंध हम पढ़ने जा रहे हैं। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, और स्वतुल्य संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नाम से ही बड़ा अच्छा लग रहा है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये आपका हो गया स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध आपका क्या होता है, इसको देखा जाएगा स्वतुल्य संबंध क्या है, और इसके 2-3 एग्जांपल देखे जाएंगे कि इसके कौन से हम पहचानेंगे कि स्वतुल्य संबंध है। तो जैसे मैं मान लेता हूं यहां पर कि आपके पास कोई एक समुच्चय ए है और दूसरा कोई समुच्चय ये भी ए है, क्योंकि हमें यही संबंध पढ़ना है कि खुद का खुद में कनेक्शन पढ़ना है। मैं मानता हूं कि इनके बीच का जो रिलेशन है उसको मैं आर से दर्शा रहा हूं। अब इसमें अवयव मैं कहता हूं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और इसमें कह दिया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 5 अवयव इसमें है ए में आपके, और इनके खुद में इस कनेक्शन को मैंने दर्शा दिया किससे बेटा, आर से। तो मैं यहां पर लिखता हूं क्या हूं कि आर सच दैट, मतलब आर इस प्रकार परिभाषित है कि ए का ए में कनेक्शन है, ऐसे यहां पर है। अब यहां पर ये कह लिया जाए स्वतुल्य का मतलब होता है कि खुद का खुद से कनेक्शन हो। जैसे यहां पर 1 है तो 1 का कनेक्शन 1 से होना चाहिए, 2 है तो 2 का कनेक्शन 2 से होना चाहिए, 3 है तो 3 का कनेक्शन 3 से होना चाहिए, 4 है तो 4 का कनेक्शन 4 से होना चाहिए, 5 है तो 5 का 5 से कनेक्शन होना चाहिए। तो ऐसे संबंध को हम लोग बोलेंगे स्वतुल्य संबंध। अब 1 का कनेक्शन 1 से होना चाहिए ये जरूरी है, लेकिन 1 का 2 से हो, 3 से हो चाहे ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो 1 है, इस 1 का 1 से खुद में कनेक्शन है तो स्वतुल्य बनेगा। जैसे मैं कहता हूं कि 1 का 1 में कनेक्शन हो जाए, चलिए 2 का 2 में कनेक्शन हो जाए, 3 का 3 में कनेक्शन हो जाए, 4 का 4 में कनेक्शन हो जाए, तो 5 का 5 में, मतलब इसके जितने भी अवयव हैं उन सभी का खुद में खुद की कनेक्शन है, खुद में ही कनेक्शन है। तो आपके पास आर आएगा, क्या आर आएगा ये कि 1 का कनेक्शन तो 1 में है, 1 का 1 हो गया, और दूसरा आपका 2 का 2 में है, ये भी कनेक्शन है खुद का खुद में, 3 का 3 में कनेक्शन है, ये भी हो गया, 4 का 4 में कनेक्शन है, 5 का 5 में कनेक्शन है, तो ये आपका खुद में कनेक्शन है। अब 1 का कनेक्शन 2 में हो, 4 में हो, 5 में हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन 1 का कनेक्शन 1 में जरूर होना चाहिए, तभी वो आपका स्वतुल्य बनेगा। 2 का 2 में होना चाहिए, 3 का 3 में होना चाहिए, 4 का 4 में, 5 का 5 में, मतलब इधर के जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों का खुद में खुद से कनेक्शन होना चाहिए, तब वो स्वतुल्य होगा आपका। अब 1 का तो 1 में हो, 2 का 2 में हो, 3 का 3 में, 4 का 4 में, 5 का 5 में हो, ये होना जरूरी है। भले और किसी अवयव का किसी में कनेक्शन हो, ये जरूरी हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन खुद का खुद में होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं यहां पर कि 1 का 1 में, 1 का 3 में भी हो सकता है, 2 का 4 में हो सकता है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें केवल ये पहचानना है कि जो अवयव इधर के हैं उनका कनेक्शन इधर के अवयव में खुद का खुद में है कि नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर 2-4 ठे, और आपको बताना पड़ेगा कौन स्वतुल्य है कौन स्वतुल्य नहीं है। देखिए जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिख दे रहा हूं यहां पर। जैसे मैंने यहां पर पहला एग्जांपल लिखा कि आर बराबर लिखा मैंने, आर बराबर कि 1 कामा 2 हो गया, 1 कामा 3 हो गया, और 1 कामा जो है 4 हो गया, 2 कामा 2 हो गया, 2 कामा 5 हो गया, 2 कामा 5 हो गया, ये हो गया एक समुच्चय हो गया। और दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा यहां पर कि यहां पर लिखा मैंने कि 1 कामा 1 है, और 1 कामा 2 है, 2 कामा 2 है, और उसके बाद जो है 2 कामा 4 है, 2 कामा 4 है, 2 कामा 4 है, 2 कामा 4 है, और उसके बाद मैं लिख दिया यहां पर कि 3 कामा 3 है, ये मान लिया जाए। चलिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पर, तीसरा वाला। आर बराबर मैंने कह दिया, आर बराबर में कि 1 कामा 1 है, और यहां भी 2 कामा मैं लेता हूं यहां पर कि 2 कामा 2 है, फिर मैंने कह दिया यहां पर कि 2 कामा 3 है, और फिर मैंने कह दिया यहां पर कि 3 कामा 3 है। बस इतना एग्जांपल लेते, बहुत ही पहचानना है कि ये तीनों एग्जांपल आपके स्वतुल्य संबंध को बताते कि नहीं। और स्वतुल्य संबंध की खासियत क्या होती है कि इधर के जितने भी अवयव होंगे उन सभी का कनेक्शन खुद में होना चाहिए, मतलब खुद का खुद में कनेक्शन हो, तो उस प्रकार के संबंध को हम लोग बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। तो यहां पर देखते हैं
ये तो आपका इसका एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बनाया कि हाँ 1 का 1 में कनेक्शन तो बन जाएगा। अब इसके बाद मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं ये करके, और पहचानना है कि इन तीनों में से कौन स्वतुल्य संबंध है और कौन नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि R दिया है 1 का कनेक्शन 2 में, भैया ये खुद का खुद में तो नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे गलत है। आगे देखते हैं, पहले 1 का 3 में है, 1 का 4 में है, 2 का 3 में, मतलब यहाँ पर 1 जो दिया है ये 1 का इसमें 1 में संबंध नहीं है, इसका मतलब ये जो है कि ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, 1 का 1 में तो है, चलो भैया यहाँ पे चेक करिए, ये तो सही है, 1 का 1 में हो गया। 1 का 2 में हो कि ना उससे कोई मतलब नहीं है, 2 का 2 में तो है, ये चलिए ये भी ठीक है। 2 का 4 में है, ये हो कि ना उससे कोई मतलब नहीं, 3 का 3 में तो है, चलिए भैया ये इसका मतलब ये स्वतुल्य संबंध है, ये ठीक है आपका। दूसरा मैं लिखता हूं यहाँ पर, तीसरा लिखा है मैंने यहाँ पर कि 1 का 1 में ठीक है, यहाँ तक ये भी सही है। 2 का 2 में ये भी सही है। 2 का 3 में हो कि ना इससे मतलब नहीं, लेकिन हमें देखना है खुद का खुद होना चाहिए। 3 का 3 में चलिए ये भी ठीक है, इसका मतलब ये भी आपका स्वतुल्य संबंध है। मतलब दूसरा और तीसरा स्वतुल्य संबंध, लेकिन पहला जो है आपका स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो अब ऐसे ही हमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसको हमें पहचान रहेंगे प्रश्नावली में कि कौन स्वतुल्य संबंध है, ऐसे ही दिए रहेंगे आपके। जरूरी नहीं कि आपको ये बना के दिया जाए और जो है बताया जाए कि हाँ स्वतुल्य संबंध है, भाई इस तरह भी दे सकता है आपका, और इस तरह देगा तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन कौन सा स्वतुल्य संबंध है, कौन कौन स्वतुल्य संबंध नहीं। लेकिन स्वतुल्य को नाम से क्लियर होना चाहिए कि स्वतुल्य का मतलब खुद का खुद से कनेक्शन होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, बाकी जो बचे हुए हैं आपके सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि काफी वीडियो लंबा हो जाएगा और देखने में थोड़ा बोरियत महसूस होगी, इसलिए हम उस वीडियो को बाद में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है सभी लोगों को, तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और अपना सुझाव जरूर हमें बताएंगे कि हमें आगे की वीडियो को कैसे किस तरह से बनाना चाहिए। अपनी राय हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ अपना नाम लिखकर हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा ये बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए। काफ़ी भारी बच्चों की डिमांड थी कि सर यूट्यूब पर आइए, तो हमने इस चीज़ को यूट्यूब पे लाया है और सभी बच्चों का सपोर्ट हमें चाहिए, ताकि हम जो है उन बच्चों की जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, कोचिंग इंस्टीट्यूट पे नहीं आ पाते, ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाते हमारे, वो बच्चे घर पे रह के मोबाइल के जरिए अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। तो उन्हीं के लिए सारी वीडियो बना। आप सभी लोग हमको ये सपोर्ट जरूर करेंगे और हमारे वीडियो को जो है शेयर भी करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद और थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।